आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आरसीसी बीम के अंदर टोर्शन का। सबसे पहले ये देखेंगे टोर्शन होता क्या है, बीम्स पे आता किस टाइप से, और फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो टोर्शन होता क्या है कि जब हम किसी भी मेंबर को या फिर एक प्रिज्मेटिक बार बना देते हैं हम यहाँ पर, मान लो कि प्रिज्मेटिक बीम है, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे कि ट्विस्ट करते हैं। इस एंड से इसको पकड़ा, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, और अगर हम इस बीम को इस एंड पर तो ऐसे ट्विस्ट करते हैं और इस एंड पर इसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि इस बीम के अंदर टोर्जन आ जाएगा। मतलब कि टोर्जन के अंदर क्या होता है कि मेंबर जो होता है वो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट होता है, तो उस वजह से उसमें क्या आ जाता है, ट्विस्टिंग आ जाती है और उसमें टोर्जन लगता है, ठीक है। टोर्जन को ही टॉर्क भी बोलते हैं, जो कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इसमें मान लीजिए ये हमारी एक स्लैब का कोई पोर्शन है, ठीक है, जो कि इस बीम के ऊपर इस टाइप से निकला हुआ है, इधर ही कंटिन्यू है। तो क्या होगा कि ये हमारी बीम का जो है वो मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है, कुछ इस टाइप से जाएगा वो। तो क्या होगा कि इस स्लैब के कारण ये स्लैब क्या होगी कि अगर इधर जाने की कोशिश करेगी तो उस वजह से ये जो स्लैब है वो इस बीम को भी रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो बीम जो है वो कुछ इस टाइप से रोटेट होगी न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो उस वजह से जो बीम के अंदर आएगा वो कहलाता है टोर्जन। अब हम बात करते हैं कि जब बीम के अंदर टोर्जन आता है तो टोर्जन जो होता है वो किसके साथ में आता है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के साथ साथ आता है। हमने पढ़ रखा है बीम के अंदर एक आता है बेंडिंग मोमेंट, एक आता है शियर फोर्स, ठीक है, और फिर अब हम एक और पढ़ रहे हैं टोर्जन। तो होता क्या है, टोर्जन के कारण बीम के अंदर शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती है, ठीक है। टोर्जन के कारण भी बीम के अंदर क्या डेवलप होता है, शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेसेस दो वजह से हो गई है हमारे पास। मान लो ये एक बीम है तो उसके ऊपर जो ऊपर से लोड लगते हैं उस वजह से हमने शियर फोर्स आता है वो पढ़ा हुआ है। कैसे आता है, कुछ इस टाइप से इनके SFD बनते हैं। अगर मान लो खाली UDL है तो वो उसका SFD कुछ ऐसा हम बनाते हैं। तो इस शियर फोर्स, इस पॉइंट UDL के कारण जो शियर फोर्स आता है वो शियर फोर्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है किस टाइप से आते हैं और क्या होता है। तो टोर्जन के कारण भी जो शियर फोर्स डेवलप होगा, शियर स्ट्रेसेस डेवलप होगी बीम के सेक्शन में, वो भी इस वाले शियर फोर्स में जुड़ जाती है। तो ये दोनों जो है वो दोनों मिल के डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। टोर्जन के लिए बीम में कोई भी अलग से प्रोविज़न नहीं होते हैं, किसी भी टाइप का अलग से रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन नहीं किया जाता है। टोर्जन के कारण जो है वो शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती है, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट पर भी इफेक्ट आता है। तो हम उसमें जब डिज़ाइनिंग करते हैं बीम का तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए जो कैलकुलेशन होती है उसी में टोर्जन का भी इफेक्ट ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो सारी कैलकुलेशन करते हैं। टोर्जन के लिए कोई भी अलग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करा जाता है, ठीक है। टोर्जन का जो इफेक्ट होता है वो हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में ही काउंट कर लेते हैं। तो जो टोटल बेंडिंग मोमेंट आएगा बीम के अंदर, जो कि किस वजह से होगा, एक तो लाइव लोड, डेड लोड, जो भी वर्टिकल लोड से उनकी वजह से, प्लस टोर्जन की वजह से, तो हम उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट शियर फोर्स, ठीक है, जिसमें कि टोर्जन का भी इफेक्ट काउंट कर लिया जाता है। तो उन दोनों के फॉर्मूले याद कर लेते हैं हम कि फॉर्मूले क्या होते हैं दोनों के, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट शियर फोर्स के। इक्विवेलेंट शियर फोर्स का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट शियर फोर्स, ठीक है। इक्विवेलेंट शियर फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसको VE से डिनोट करते हैं। हमने देखा हुआ है V को शियर फोर्स से डिनोट करते हैं, शियर फोर्स होता है, और E मतलब इक्विवेलेंट। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा VU प्लस 1.6 TU/B। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट शियर फोर्स का। इसमें VE क्या होता है वो तो हमको पता है, इक्विवेलेंट शियर फोर्स होता है। VU जो होता है वो होता है नॉर्मल शियर फोर्स, फैक्टर्ड शियर फोर्स, और TU होता है टोर्जनल मोमेंट।
ठीक है, और बी होता है बीम की विड्थ। तो ये होता है इक्विवेलेंट शियर फोर्स का फॉर्मूला। जनरली यहाँ पे इसको समझना चाहो तो कैसे समझ सकते हैं, ये जो वी वैल्यू है वो तो इस टाइप के लोड्स के कारण शियर फोर्स हो गया, और प्लस टोर्जन के कारण जो शियर फोर्स आ रहा है उसको ये काउंट कर लिया, तो दोनों को ऐड करके टोटल इक्विवेलेंट शियर फोर्स आ गया। उसी के साथ साथ अब अगर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की बात करें, उससे पहले इक्विवेलेंट, ये तो शियर फोर्स था, तो अगर इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस निकालनी हो, इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो वो सिंपल सा होता है, उसको टाउ वी से डिनोट करते हैं शियर स्ट्रेस को, और अगर इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट के लिए उसके साथ आ जाएगा ई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट शियर फोर्स, ये वाला इक्विवेलेंट शियर फोर्स डिवाइडेड बाय बीम का एरिया बी डी। ठीक है, सिंपल सा लोड अपॉन एरिया, लोड वी कौन सा आ जाएगा, यहाँ वाला आ जाएगा, तो ये स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता है। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हम लिखते हैं इक्विवेलेंट मोमेंट का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, इसको एम ई से डिनोट करेंगे। एम ई इक्वल टू होता है एम यू प्लस माइनस टी यू अपॉन 1.7 1 प्लस डी अपॉन बी। ये होता है फॉर्मूला किसका, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का। यहाँ पर भी हम देखें तो ये जो एम यू की वैल्यू है ये कौन सा है, ये हमारा नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट है, और ये जो हो जाएगा वो हमारा टोर्जन के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो। और उसी तरीके से यहाँ पर भी जो था ये नॉर्मल शियर फोर्स था, और ये था टोर्जन के कारण शियर फोर्स। तो हमने तीन फॉर्मूले देख लिए, एक होता है इक्विवेलेंट शियर फोर्स, एक होता है इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस, और एक होता है इक्विवेलेंट मोमेंट। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला आता है हमारे पास इक्विवेलेंट इफेक्टिव डेप्थ के लिए, क्योंकि बीम में जो होता है वो इफेक्टिव डेप्थ होती है रीइंफोर्समेंट तक, टॉप कंप्रेशन फेज से लेके बॉटम वाले रीइंफोर्समेंट तक। लेकिन अगर टोर्जन का भी इफेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए इक्विवेलेंट इफेक्टिव डेप्थ जो होगी, इक्विवेलेंट इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव डेप्थ को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एम ई अपॉन थीटा बी। ठीक है, यहाँ पर एम ई का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। थीटा होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा को हम बोलते हैं थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब कि कितना डिग्री जो है वो बीम हमारी ट्विस्ट हो रही है, और बी होता है विड्थ ऑफ बीम। ठीक है, एक ये फॉर्मूला और हो गया। अब इसकी हम बात करते हैं, इसके बाद एक होता है बीम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन कौन सा लेना होता है। बीम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन ऑफ बीम मतलब कि क्या है, हम थोड़ा सा पिछली क्लास के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स की बात करें, ये यूडीएल है, इसके ऊपर बीम के ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका एसएफडी जो होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। अब हम जब बीम को डिज़ाइन करेंगे शियर फोर्स के लिए, तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आने वाला है इस बीम के अंदर, इतना आने वाला है, तो हम इस बीम को इतने शियर फोर्स के लिए डिज़ाइन कर देते हैं हमेशा। लेकिन क्या होता है कि जनरली प्रॉपर जो मेथड होता है उसमें हमको क्रिटिकल सेक्शन को डिज़ाइन करना होता है कि बीम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है। तो उसके लिए हमको जो क्रिटिकल सेक्शन लेना है, तो वो मान लो हमको बीम ये दी हुई है, तो हमेशा शियर फोर्स या फिर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं वो हम सपोर्ट के फेस से डी दूरी पर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी डी डिस्टेंस पर जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी ये वाली, उस शियर फोर्स के लिए और उस शियर स्ट्रेस के लिए हमको बीम को डिज़ाइन करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू को लेके और हमेशा डिज़ाइन कर देते, तो वो हमारा ऑलरेडी सेफ हो जाता है। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो हमको शियर स्ट्रेस और टोर्जन के केस में कॉलम के फेज से या फिर सपोर्ट के फेज से डी दूरी पर लेना होता है, और डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ
बीम। तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए हम ये याद रखेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन कहाँ लेना होता है, तो डी डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के फेस से डी दूरी पर लेना होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसमें भी बीम टोर्जन वाले टॉपिक में भी बीम के जो होते हैं वो 3 टाइप के सेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बीम जो होती है वो अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन 3 होते हैं। उसी तरीके से टोर्जन में भी होंगे, तो उसको अब हम देखते हैं। इसके अंदर जो बीम के 3 सेक्शंस होते हैं टोर्जन के अंदर, वो होते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड और पार्शियली ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले अंडर रीइंफोर्स्ड की बात करते हैं। तो हमने देखा हुआ है कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन जनरली क्या होते हैं, जिसमें कि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो पहले फेल होता है, कंक्रीट बाद में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट यील्ड बिफोर क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब कि रीइंफोर्समेंट 2 टाइप का होता है हमारी बीम में, एक होता है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट कौन सा होता है, वो जो शेयर वाला रिंग्स बनती है वो वाली, और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कौन सा होता है, जो बॉटम में और टॉप पर लंबे वाले जो तार डलते हैं। तो अंडर रीइंफोर्स्ड बीम में पहले कौन यील्ड होता है, रीइंफोर्समेंट पहले यील्ड होता है, मतलब कि फेल होता है, ठीक है। उसके बाद आती है ओवर रीइंफोर्स्ड बीम। तो ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में पहले जो होता है वो कंक्रीट फेल होती है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट तक बात आती है। तो ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में क्रशिंग ऑफ कंक्रीट अकर्स बिफोर यील्डिंग ऑफ स्टील। स्टील के यील्ड होने से पहले जो होता है वो कंक्रीट की क्रशिंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद होता है पार्शियली ओवर रीइंफोर्स्ड, ठीक है ना, जिसमें कि दोनों आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट यील्ड बिफोर कंक्रीट, ठीक है ना। मतलब कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में से कोई एक पहले फेल होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है वो कंक्रीट क्रश होना शुरू होगी, ठीक है। ओवर रीइंफोर्स में क्या होता है, कंक्रीट पहले क्रश हो जाती है। अंडर में क्या होता है, पहले स्टील फेल हो जाता है। और पार्शियली में क्या होता है, या तो ट्रांसवर्स वाला पहले फेल होना शुरू हो जाता है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वाला पहले फेल होना शुरू होता है। अब हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला है अंडर टोर्शन बीम ट्विस्ट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। बीम जो होती है वो टोर्शन के अंदर एक्सिस के थ्रू ट्विस्टिंग होना शुरू होती है उसकी। और द टोर्शन वर्सेस ट्विस्टिंग कर्व इज़ लीनियर टिल द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, कि जब तक फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स नहीं होते बीम के अंदर, क्रैक आना शुरू नहीं होते हैं, तब तक टोर्शन और ट्विस्टिंग के बीच का जो कर्व होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे है अल्टीमेट फेलियर टेक्स प्लेस बाय यील्डिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट और क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। अल्टीमेटली बीम फेल कब मानी जाएगी, जब या तो स्टील पूरा तरीके से यील्ड हो जाएगा या फिर कंक्रीट पूरी तरीके से क्रश हो जाएगी, तब उस स्थिति में बीम को जो है वो अल्टीमेट फेलियर माना जाएगा बीम का। और ये सब कहाँ होना चाहिए, या तो यील्डिंग होनी चाहिए स्टील की या फिर क्रशिंग होनी चाहिए, वो कहाँ होती है, एट वन फेस, किसी एक फेस पर। और इसको बोलते हैं स्क्यू बेंडिंग फेलियर, ठीक है। अब हम एक और बात करते हैं कि बीम के अंदर जब टोर्शन आ रहा है, हम जब टोर्शन की बात कर रहे हैं तो बीम के अंदर मैक्सिमम टोर्शनल स्ट्रेस कितनी होगी और वो कहाँ पर आती है, ठीक है। उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो वो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस अकर्स एट सेंटर ऑफ वाइडर फेस ऑफ बीम। मतलब कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है वो कहाँ आती है, वाइडर फेस जो होता है बीम का, यानी कि बड़ी वाली डायमेंशन जो होती है बीम की, उसके सेंटर में या फिर मिडिल में आती है, ठीक है। और ये स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सी है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, जो किस वजह से आ रही है, टोर्जन की वजह से। तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस,
और ये टोर्जन की वजह से तो इसको बोलते थे टाउ टी, और ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, तो टाउ टी मैक्स हो जाएगा ये। तो टाउ टी मैक्स का फॉर्मूला होता है टोर्जन अपॉन के बी स्क्वेयर डी, टी अपॉन के बी स्क्वेयर डी। यहाँ पर ये जो के लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो टी लिखा हुआ है, टी क्या होता है, टोर्जन, टोर्जनल मोमेंट बोल सकते हैं उसको। तो टी हो जाएगा हमारा टी इक्वल टू टोर्जनल मोमेंट, ठीक है। और k इक्वल टू क्या होता है, k को बोलते हैं अपन, एक कांस्टेंट होता है ये, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, k जो होता है, k की वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन d अपॉन बी, कैपिटल डेप्थ, बीम की डेप्थ और विड्थ के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है k की वैल्यू। इसके लिए भी हमको एक टेबल दी हुई है, वो टेबल हमको याद नहीं करनी है, ठीक है। खाली k को ध्यान रखना है, k किसके डिपेंड करता है, d और b के ऊपर, d बाई बी के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें कि हम बीम को डिज़ाइन कैसे करना है। जैसे कि हमने शेयर में देखा था कि अगर आने वाली शेयर स्ट्रेस जो होती है वो टाउ सी से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, टाउ सी से कम होती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर भी हम टोर्जन के कारण क्या आ रहा है, टोर्जन के कारण भी शेयर स्ट्रेसेस ही आ रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन बनती है और किस कंडीशन में हम किस टाइप का रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं या मिनिमम प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हम इनका रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन देखते हैं। और हमने पहले ही देखा हुआ है कि टोर्जन के कारण पर्टिकुलरली स्पेशल कोई रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। जो टोर्जन का इफेक्ट होता है वो ही बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के अंदर काउंट करके और फिर डिज़ाइन हो जाता है वो। तो सबसे पहला केस हम इसमें बनाते हैं, जिसमें कि जो हमारी इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस है। अब हम यहाँ पर सारी इक्विवेलेंट की ही बात करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट में टोर्जन का इफेक्ट काउंट किया हुआ होता है, इंक्लूडेड होता है। तो अगर हमारा इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस जो है वो टाउ सी से कम है, इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस इज लेस देन टाउ सी, मतलब क्या है, कंक्रीट की शेयर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा है और हमारा जो आने वाला इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस है वो कम है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस कम है, तो हम जो शेयर रीइंफोर्समेंट है वो कितना प्रोवाइड करा देंगे, मिनिमम प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोवाइड मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और हमको पता है कि टोर्शन का इफेक्ट बेंडिंग मोमेंट में भी आता है, लेकिन यहाँ पर तो ये कम हो गया, ठीक है। तो मतलब कि हम जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो होगा वो हम खाली डायरेक्ट आने वाले बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन कर देंगे, उसमें टोर्शन का इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो बहुत कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है वो किसके लिए डिज़ाइन होगा, ओनली जो है वो मोमेंट के लिए डिज़ाइन होगा। ठीक है। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जो है, जो कि शेयर रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, जो कि रिंग्स होती है, वो किसके लिए प्रोवाइड कराएंगे, मिनिमम प्रोवाइड करा देंगे। और जो रीइंफोर्समेंट है लॉन्गिट्यूडनल वाला, वो खाली हमारे मोमेंट के लिए दे देंगे, उसमें टोर्शन का काउंट नहीं होगा। अब हम सेकेंड केस इसका देखते हैं, जिसमें कि अब उल्टा हो जाएगा, हमारा जो इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस है वो टाउ सी से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे हमारा केस 2 कि इक्विवेलेंट शेयर स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर देन हो जाए टाउ सी से, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर टाउ सी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से तो कम ही होनी चाहिए, क्योंकि टाउ सी मैक्स से अगर हम जैसे ही क्रॉस कर जाते हैं तो हमको सेक्शन को रीडिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा,
कि जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है उनको हम टोटल इक्विवेलेंट शियर फोर्स और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसमें कि टोर्जन का काउंट होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो होगा उन दोनों को हम किसके लिए डिज़ाइन करेंगे? बोथ विल बी डिजाइंड फॉर इक्विवेलेंट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने जो शियर रीइंफोर्समेंट था ट्रांसवर्स वाला उसको खाली मिनिमम प्रोवाइड कराया था, और जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट था उसको खाली बेंडिंग मोमेंट के लिए प्रोवाइड कराया था। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में हमको जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट है उनको इक्विवेलेंट शियर फोर्स और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कराने के क्लोज के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो शियर रीइंफोर्समेंट होता है वो उसकी जो स्पेसिंग होती है, जो स्टीरअप्स हमारी बनेगी उसके बीच में स्पेसिंग का क्या रूल्स है। तो शियर रीइंफोर्समेंट के स्पेसिंग के लिए हमने दो फॉर्मूले ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए। तो फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स जो हमारी स्पेसिंग का रूल है मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? तो पहला रूल दे रखा है हमने 0.75D, ये पढ़ा हुआ है 0.75D, या फिर 300 mm। सेकेंड रूल होता है 300 mm का कि आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग ना तो 0.75D से ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही 300 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर टोर्जन के कारण दो रूल और उसमें जुड़ जाते हैं। तो एक रूल क्या कहता है हमारा x1 प्लस y1 अपॉन 4, इससे आपकी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। और एक रूल होता है खाली x1, आपकी स्पेसिंग जो है वो x1 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अब ये x1 y1 क्या है? तो x1 y1 को देखने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक फिगर है जिसमें हमने एक रिंग बनाई हुई है और 4 लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट दिख रहे हैं। तो इसमें रिंग के ये जो रिंग का डाया है इसके सेंटर से सेंटर तक की ये जो दूरी होती है वो होती है x1। ठीक है, और इस वर्टिकल डायरेक्शन में इस सरिये के सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी y1। ठीक है, तो x1 y1 क्या होता है? हॉरिजॉन्टली, मतलब कि ये जैसे मान लो बीम की विड्थ होती है ना, ये तो विड्थ के डायरेक्शन में तो होता है x1 और डेप्थ की डायरेक्शन में होता है y1। तो ये 4 रूल हमको याद रखने हैं 0.75D, 300 mm, x1 प्लस y1 अपॉन 4 और x1। इन तीनों में से चारों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी विच एवर इज लेस, उसके लिए हमको मिनिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करा देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइड फेस रीइंफोर्समेंट की। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है और कब प्रोवाइड कराते हैं। तो साइड फेस रीइंफोर्समेंट के लिए हमने कुछ एक दो रूल पढ़े थे कि मान लो ये हमारी बीम है, ये तो होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, और उसके साथ साथ में जो यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने की ज़रूरत होती है इनको बोलते हैं हम साइड फेस रीइंफोर्समेंट। तो इनको कब प्रोवाइड कराना है? सबसे पहला रूल है कि अगर हमारी बीम की डेप्थ इज़ ग्रेटर देन 750 mm, अगर आपकी बीम की डेप्थ जो है वो 750 mm से ज़्यादा है तो हमको साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराने होंगे। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है? जब बीम जो है वो टोर्जन उस पर नहीं लग रहा है, बीम इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू टोर्जन। ठीक है, सेकेंड रूल होता है
बीम की डेप्थ अगर 450 mm से ज़्यादा है तब भी हमको साइड फेस रीइंफोर्समेंट देने पड़ेंगे, लेकिन ये रूल कब लगेगा, जब बीम के अंदर टोर्शन लग रहा हो। बीम इज सब्जेक्टेड टू टोर्शन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक रूल है कि जो स्पेसिंग है साइड फेस रीइंफोर्समेंट की वो 140 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग बिटवीन द साइड फेस रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी ग्रेटर देन 140 mm। क्लियर। और चौथा रूल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कितना प्रोवाइड कराते हैं साइड फेस रीइंफोर्समेंट को, तो वो होता है क्रॉस सेक्शन का 0.1% ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम B इंटू डी। यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ लेनी है क्योंकि जो एरिया होता है वो इफेक्टिव लेना पड़ता है हमको। तो ये 4 रूल होते हैं हमारे साइड फेस रीइंफोर्समेंट के। ठीक है, तो ये जो थे ये चीज़ें थी जो हमारी वो टोर्शन से रिलेटेड थी। अब इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्ड स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एंकरेज के बारे में पढ़ेंगे, और शियर से और टोर्शन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग से उनको दोनों को डिस्कस कर लेंगे, जिसमें कि शियर और टोर्शन दोनों इंक्लूड होंगे।